दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग क्लास 9th की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम द ग्रैंड मदर का डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में हम लोग इस पे आधारित जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेज का भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। दोस्तों इस पोएम के जो रचनाकार हैं रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सी Ray Young Beer was a Native American poet and novelist of Mississippi tribe, नॉर्थर्न अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिए कि यह एक अमेरिकन नोबलिस्ट एंड पोएट है। क्या है दोस्तों? अमेरिकन नोबलिस्ट, उपन्यासकार और कवि है। किस जनजाति के है? तो मसीक्वी ट्राइब की है, मसीक्वी जनजाति। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि ही वाज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। अपने नानी से, मैटरनल से माता से संबंधित है, अपने नानी से वह इंग्लिश सीखने के लिए क्या होते हैं? इनकरेज्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। एंड बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज, और इंग्लिश में अपनी रचनाओं को ट्रांसलेट करने लगते हैं। हिज वर्क was first published in 1968। इनकी जो रचना है वो पहली रचना जो इंग्लिश में पब्लिश हुई वो 1968 में। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मैसेक्यू लैंग्वेज। तो मैसेक्यू लैंग्वेज में पहले लिखते थे और उसी का ट्रांसलेशन किए इंग्लिश में। द प्रेजेंट पोएम जो प्रस्तुत कविता है द ग्रैंडमदर हाउस, ही ड्राज अ पिक्चर ऑफ, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ही ड्राज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। तो यहाँ पे इस कविता में जो कवि है रे यंग बियर, दादी का एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। आपका इसमें कोई भी खर्च नहीं आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। उनकी जो दुपट्टा थी उसका रंग क्या था, कलर क्या था? रेड, पर्पल, येलो एंड ब्लैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पर्पल। व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग मेड ऑफ। किस मटेरियल से वो शॉपिंग बैग जो बैग था इनका बना हुआ था? कॉटन, ज्यूट, प्लास्टिक, बम्बू। तो याद रखिएगा प्लास्टिक। फ्रॉम वेयर वाज द वॉइस कमिंग फ्रॉम। वॉइस कहाँ से आ रहा था? रॉक्स, फॉरेस्ट, टाउन या विलेज। तो दोस्तों रॉक्स से आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगला है कि इफ आई वेयर टू सी हर सैप फ्रॉम अ माइल अवे। याद रखिएगा अ माइल की बात हो रही है। हु कंपोज दिस लाइन्स। ये जो लाइन है इसको किसने लिखा है? आर रे यंग बियर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रे यंग बियर यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज कंपोज दिस लाइन्स, इफ आई वेयर टू सी हर सैप फ्रॉम अ माइल I would know so quickly that it would be her। तो वही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। Who has composed these lines? If I heard a voice coming from a rock, I would know her words would flow inside for me। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीका से, इससे आपको ये फायदा होगा कि जो पोएम है, कविता के लाइन भी आपको याद होंगे और एक ही क्वेश्चन को जब रिपीट किया जाएगा घुमाकर तो आप उसको समझ पाइएगा कैसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रे यंग बियर। दोस्तों बेहतर होगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज कर दे और सारे सवालों को बना ले, या कम से कम 5 सवाल बना लीजिए और फिर से वीडियो को चालू कीजिए और मिलाइए। हु इज द पोएट ऑफ द ग्रैंड मदर। इस कविता के रचनाकार कौन है? या हु हैज कंपोज दिस पोएम। तो क्या हो जाएगा? रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में अमेरिका में हुआ था। when did the poet रे यंग बियर born। तो हो जाएगा 1950। द रे यंग बियर वाज एन अमेरिकन एंड ओरिजिनली अ डैश डैश पोएट, स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, या ए एंड बी। तो दोस्तों वहां पे हम इम्फेसिस किए थे, पोएट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रे यंग बियर किस देश की लेखक है, किस देश का लेखक है। In this poetry, Ray Young Beer had expressed great love for his dashes, father, grandfather, mother या grandmother। तो अपनी नानी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। Who has draw a picture of his
मैटरनल ग्रैंड मदर, तो वही राइटर है। मैटरनल मतलब यहाँ पे माता से संबंधित है, पैटर्नल मैटरनल आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रे यंग बियर। द पोएट कैन आइडेंटिफाई हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम डैश डैश, अ माइल, 2 माइल्स, 3 माइल्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अ माइल। तो अब आपके सामने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। क्या है दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परीक्षा में ये जरूर रहेंगे, 2 से 5 के बीच में रह सकते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है आपका, पहला फ्रेज है ऑल इन ऑल। तो ऑल इन ऑल मीन्स होता है मतलब सर्वे सर्वा, इसको हम बोल सकते हैं ऑल पावरफुल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऑल पावरफुल। तो इस पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सूट बैठता है। इसको आप ये भी ध्यान रखिए, कंसीडरिंग एवरीथिंग, कुछ चीजें आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों। ऑल इन ऑल मीन्स कंसीडरिंग एवरीथिंग, एवरी पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, सेम इन ऑल, मतलब एक ही चीज जो सब में हो, नहीं। कॉल एट वंस, अचानक किसी को बुलाना, या मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑल पावरफुल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑल इन ऑल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है कि एट क्लोज क्वार्टर्स। तो दोस्तों ये जो क्वार्टर्स है, पहला याद रखिएगा कि यह स्पेस के लिए आता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल स्पेस। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि बीइंग नियर, बीइंग नियर मतलब पास होने के सेंस में। ऑप्शन देखते हैं, क्लोज एग्जामिनेशंस, लिव फॉर टू, लिव फार टू ईच अदर। तो फार यहाँ पे दूर हो गया, जिसकी वजह से यह हमारा नहीं हुआ, लिव फार मतलब दूर, गलत हो गया। लिव फॉर टू ईच अदर, लिव फॉर सेम रिपीट हो गया। इन लव प्रेम, प्रेम गलत होगा। क्लोज एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो क्लोज है ये क्या शो कर रहा है, बीइंग नियर को शो कर रहा है, इसलिए आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेज को जरूर आप एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बना लीजिए, तो फिर इसको बताइए। एट लॉस, एट लॉस मतलब क्या, इसको हम कह सकते हैं कि निर्णय निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करना, मतलब निरुत्तर हो जाना। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं पजल्ड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पजल्ड। पजल्ड या परप्लेक्स, वर्ड याद रखिएगा, परप्लेक्स्ड। इसके अलावा बोल सकते हैं स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो निर्णय लेने में कठिनाई को हम बोलते हैं एट लॉस। तो एट अ बिजनेस लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड, एट रिलेशन लॉस या नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पे डिसीजन से संबंधित ये वर्ड है आपका, टू बी अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ। तो यही आपका 15 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर और सेंड कीजिए। एट डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स ड्रॉन मिस होता है दुश्मनी, शत्रुता, इनमिटी। याद रखिए क्या होगा दोस्तों, इनमिटी। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको हो सकता है कि याद ना हो, हर चीज तो याद रहता नहीं है, लेकिन सवाल भी बनाने का एक तरीका हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एक वर्ड है काइंड और एक वर्ड है फैमिलियर। ये दोनों एक ही वर्ड है। जैसे काइंड क्या होगा, उदार हो गया, ये परिचित हो गया, तो एक जैसे वर्ड हो गया। तो इसलिए दोनों वर्ड आपके कट जाएंगे, इस दो में आपको चुनना है। तो एट अ डेगस ड्रॉन जो होगा, बिटर इनमिटी मतलब जानी दुश्मन, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 17 का है एट लार्ज। तो एट लार्ज वर्ड जो है ना, एक मतलब समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है जिसको जेल में होना चाहिए, जिसको कैद में होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, बच निकलता है, भाग जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अ पर्सन इज फ्री, अ पर्सन इज फ्री व्हेन दे शुड बी, व्हेन दे शुड नॉट बी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आजाद है, जिसे होना नहीं चाहिए। तो वेरी फेमस नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा, वेरी फार बहुत दूर नहीं होगा, अब्सकॉन्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, अब्सकॉन्ड मतलब किसी स्थान से फरार, मतलब फरार हो जाना, भाग जाना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा
अब्सकॉन्ड के स्थान पे कभी कभी दोस्तों escape भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? escape। अगला फ्रेज है एट सी। दोस्तों ये भी है उलझन से संबंधित, मतलब ये नहीं समझ पाना कि क्या करें, नॉट नोइंग व्हाट टू डू या नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो वेरी एक्साइटेड नहीं होगा, वेरी हैप्पी नहीं होगा, सैड नहीं होगा, बैफल्ड घबरा जाना, चकरा जाना। तो 18 का दोस्तों जो आंसर आपका हो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तो ये जो वर्ड है ये आप ये समझिए कि तितिर बितिर अव्यवस्थित। तो इसे हम कह सकते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, असमंजस या अव्यवस्था की स्थिति में होना। तो इन परफेक्ट ऑर्डर, तो ये तो गलत हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर में तो है नहीं। वेरी हैप्पी नहीं, सैड नहीं, इन डिसऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन डिसऑर्डर माने अव्यवस्थित स्थिति में, असमंजस की स्थिति में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एट 6 एंड 7 मिस होगा नॉट इन अ परफेक्ट ऑर्डर। आर्गुज आइड, तो आर्गुज आइड जो वर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको आप समझिएगा पैनी नजर होना। क्या होना दोस्तों? पैनी नजर होना, हैविंग कीन आइज। इसे आप ऐसे भी विजिलेंट या वाचफुल या केयरफुल के रूप में ले सकते हैं। तो डाउटफुल, वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट, केयरफुल, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्गुज आइड मींस क्या होगा? केयरफुल मतलब पैनी नजर होना, बहुत सावधान होना। और लोड ऑफ रबर कोबलर्स, और लोड ऑफ कोबलर, तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा दोस्तों बकवास। क्या होगा दोस्तों? बकवास इसका हिंदी होगा। तो बकवास को हम बोल सकते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस या रबिश। तो ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों रबिश। अ पिग इन अ पोक, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, अ पिग इन अ पोक। तो ये जो वर्ड है इसको समझिएगा कि समथिंग दैट इज बॉट, माने कुछ ऐसा चीज है जिसको हम खरीद लेते हैं, और एक्सेप्टेड, और वो क्या कर लेते हैं दोस्तों? उसको हम स्वीकार भी कर लेते हैं। कैसे? विदाउट फर्स्ट बीइंग सीन और असेस्ड, मतलब किसी चीज को बिना सोचे समझे, उसको बिना परखे, बिना ऑब्जर्व किए हम खरीद ले या स्वीकार कर ले, उसे बोलते हैं अ पिग इन अ पोक। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि एक्सेप्ट डील इन प्रेशर। प्रेशर की बात नहीं है दोस्तों, सोचने समझने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है। एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग, बिना जाने। एक्सेप्ट डील ड्यू टू थ्रेट, धमकी के कारण। तो ये दोनों आपका कट गया। अब दो चीज है, एक है एनालिसिस और एक है नोइंग। अ पिग इन पॉक, तो बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को जाने, तो यहाँ पे होगा विदाउट नोइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 22 का? विदाउट नोइंग होगा, न कि ये एक्सेप्ट डील आफ्टर डिटेल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों। एट वन फेल स्वप, दोस्तों इसको याद रखिएगा, अ सिंगल क्विक एक्शन या एफर्ट, अ सिंगल एक्शन या एफर्ट, अ सिंगल एक्शन या एफर्ट, अ सिंगल क्विक एक्शन या एफर्ट। तो आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, बहुत सोच समझ के नहीं, मतलब क्विक एफर्ट है, क्विक एक्शन है, बाय मिस्टेक, गलती से नहीं, ज्वाइंट एक्शन, इन अ सिंगल एक्शन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, इन अ सिंगल एक्शन। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल सही शब्द है, पाई ऑर्डर, ऑर्डर में से यहाँ पे एक क्रम समझ रहे हैं, तो इसको समझिए इन अ परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर, या इसको आप नीटनेस भी समझिए, एकदम साफ सुथरा, नीटनेस, सुव्यवस्थित। तो पूरी तरह से व्यवस्थित इसको हम बोल सकते हैं। इन अ रैंडम ऑर्डर गलत हो जाएगा। रिलेटेड टू द फ्रूट्स पैकिंग गलत है। रिलेटेड टू ड्राई फ्रूट्स पैकिंग ये भी गलत है। इन परफेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर 24 का यही आपका होगा, इन परफेक्ट ऑर्डर। एबव बोर्ड, सुस्पष्ट, माने एबव बोर्ड, बोर्ड समझ रहे हैं, एकदम बोर्ड पे है, एकदम ऊपर है, आपके सामने है, मतलब इसमें क्या है कि ईमानदारी है। क्या है दोस्तों? ईमानदारी है।
तो यहाँ पे आप यह देखिए कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, मतलब ईमानदारी से हम इस काम को किए। तो बूस्टिंग पर्सन अ मैन विथ एरोगेंस, या डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान नहीं, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल बहुत ही अच्छा फ्रेज है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन अ गुड फिजिकल कंडीशन मतलब स्वस्थ हष्ट पुष्ट, इन अ गुड फिजिकल कंडीशन मतलब वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग, मजबूत। वेरी विथ गलत, हेल्दी की बात कर रहे हैं। लुक्स फिट बट नॉट फिट एक्चुअली, मतलब अच्छा दिखते हैं लेकिन वास्तव में है नहीं, तो गलत बात है। नॉन ऑफ एबव, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसमें भी नहीं है। तो आप देखिए कि इसमें किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई, मतलब ये जो पर्सनालिटी जो शो है वो क्या फिजिकली फिट को शो करे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी। याद रखिएगा, एज फिट एज फिटल में होगा इन अ गुड फिजिकल कंडीशन, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगला है कि एट लॉगर्स हेड्स, एट लॉगर्स हेड, यहाँ पे समझिए कि असहमत, हिंदी क्या होगा, असहमत है। दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट मतलब इन अ वायलेंट डिस्प्यूट, इन डिफिकल्टी, वेरी हैप्पी टुगेदर नहीं, टू बी स्ट्राइफ, नॉन ऑफ। दोस्तों स्ट्राइफ में क्या होता है, विवाद, तालमेल में कमी, मतभेद। तो एट लॉगर्स हेड्स का क्या आंसर होगा, टू बी एट स्ट्राइफ। दोस्तों और कुछ बुक से कुछ सवाल हैं जिसको हम बाद में संग्रहित किए हैं, तो थोड़ा सा बस रिपीट कर लीजिए। अ वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा, इसमें रॉक नहीं दिया है तो माउंटेन ही होगा। ही रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंडमदर फॉर फ्रॉम अ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या माइल, तो माइल होगा। हिज शॉपिंग बैग मेड ऑफ प्लास्टिक, वही रिपीट सवाल है, केवल आप इसको एक बार सुन लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम प्रोपोजिशन का एक सेट लगाएंगे जो इसी चैप्टर के अंत में दिया है। द स्पीकर एसोसिएट्स विथ हर डैश डैश एंड हर प्लास्टिक बैग, बहुत अच्छा ये सवाल है। रेड स्कार्फ, पर्पल स्कार्फ, ब्लू स्कार्फ या ग्रीन स्कार्फ, तो पर्पल स्कार्फ दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। द स्टायरिंग असिस इन द पोएम सजेस्ट भी, दोस्तों स्टायरिंग असिस मतलब कवि के अंदर उनकी दादी माँ की याद बार बार आ रही है। दादी का जो उनकी नानी है, दादी है तो मर चुकी है, उनकी याद आ रही है बार बार। तो यहाँ पे इमोशन से संबंधित ये वर्ड है, डीप इमोशंस करेक्ट आंसर होगा। द पोएट इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश, लेदर बैग, पेपर बैग, जूट या प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग हो जाएगा, बैग हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पोएट, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है क्योंकि पोएट तो ये जो प्लास्टिक बैग है वो दादी माँ के लिए संग्रहित है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पे दोस्तों डाउट है। अगला सवाल है दोस्तों कि वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। तो दोस्तों इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे आप एक वर्ड है आपका लाइक, तो ये सिमली को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमली। द ग्रैंडमदर्स वर्ड्स वुड फ्लो डैश डैश पोएट, इन, इनसाइड, इन हार्ट या इन माइंड, तो इनसाइड द पोएट करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि हर वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम डैश डैश, माउंटेन करेक्ट आंसर होगा। द ग्रैंडमदर, द ग्रैंडमदर्स हैंड्स स्मेल ऑफ डैश डैश, रूट्स, बटर, सॉप, मिल्क, तो दोस्तों रूट्स। अब दादी माँ जब जो उसकी नानी है जब भी उसके सिर पे हाथ रखती थी तो क्या होता था दोस्तों, उसके हाथ वार्म एंड डैम्प होते थे, मतलब एक बड़ी स्नेह प्रेम के भाव उसमें आते थे, सुगंध आते थे ममता का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द पोएट ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, फर्स्ट में ही बोले थे दोस्तों, इसको याद आप रखिएगा। द ग्रैंडमदर्स हैंड्स वेयर बिग, हॉट, वार्म एंड डैम्प, कूल एंड डैम्प, तो वार्म एंड डैम्प, तो वार्म एंड डैम्प जो वर्ड है ये सिंबलाइज करता है सॉफ्टी हैंड्स को। ये भी पूछा जा सकता है किसको जी, सिंबलाइज करता है, तो सॉफ्टी हैंड्स को सिंबलाइज करता है। फाइनली ये आपके जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप ही के बुक के अंत में कुछ ग्रामर की एक्सरसाइज हैं जिनको हम लोग कवर करते चलेंगे हर चैप्टर में, क्योंकि सवाल इनसे बन सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन बिलो,
आई फील हैंड्स डैश डैश माई हेड। तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, सटी हुई हो स्थिर अवस्था में, तो ऑन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। हर हैंड्स वेयर वार्म एंड डैम्प डैश डैश द स्मेल डैश डैश रूट्स। स्मेल ऑफ रूट्स होगा यहाँ पे, और डैम्प विथ स्मेल, डैम्प विथ स्मेल। आई हियर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक। कोई, देखिए दोस्तों, अगर सेपरेशन हो, कोई चीज कहीं से आए तो क्या होगा, फ्रॉम। और डेस्टिनेशन को हिट करे मतलब किसी स्थान पे जाए तो वहां पे क्या होगा, टू। हर वर्ड्स फ्लो विल फ्लो डैश डैश मी, इनसाइड हो जाएगा। समवन इज स्टारिंग असेस अ स्लीपिंग फायर डैश डैश नाइट। नाइट है तो दोस्तों यहाँ पे एट हो जाएगा। असेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर, असेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका फ्रॉम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके पोएम से उसको कवर किए, साथ ही साथ कुछ हम इडियम्स एंड फ्रेज देखे, और अंत में एक सेट लगाए जो ग्रामर पर्सन से है और आप ही के बुक से है, जिसको हम लोग कवर किए। तो जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।